Okay. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Free Verma. I hope you all are doing great. I am also good. जो आज का हमारा ब्लॉग होने वाला है वो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा बोरिंग। पढ़ाई की बात होने वाली है, ब्लॉग तो बोरिंग होगा ही। जैसे कि मैंने आपको अपने प्रीवियस ब्लॉग में बताया था कि हमारी हमारे एग्ज़ाम आने वाले हैं 13 जून से। तो आज जो तारीख है वो है 6 जून 2025। 6 से 6 12 13 14 को फर्स्ट एग्ज़ाम, वैसे 13 से नहीं 14 से है। तो मतलब मिल जुला के हमारे पास बस 8 9 दिन है। 8 9 दिन में हमें अपना पूरा सिलेबस कवर करना है। हाँ, हम भी वही बच्चे हैं जो एग्ज़ाम के एक दिन पहले ही अपनी नैया निकालते हैं। अब हमें टाइम टेबल भी बनाना पड़ेगा अपना। कुछ पढ़ना है तो टाइम टेबल तो ज़रूरी है। सिलेबस भी ढूंढना पड़ेगा, बिना सिलेबस ढूंढे तो कुछ होगा नहीं। आज हम और बिना पढ़े पास होने की ट्रिक्स भी हम कुछ शेयर करेंगे आज, कि बिना पढ़े पास कैसे हुआ जाए, कैसे हम शीट्स में ऐसा क्या लिखे कि एग्ज़ामिनर हमें पास कर दे। चलो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों यही देखना पड़ेगा कि हमारे पास किस सब्जेक्ट के नोट्स है, किसके नोट्स नहीं है। और जिसके नहीं है वो प्रोवाइड करने पड़ेंगे, और जिसके है उनसे पढ़ लेंगे, और क्या। ये है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की। अरे कहाँ गई, अरे एक मिनट, बहुत भारी है ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। और इसका हमारे को सिर्फ पार्ट 2 है, मतलब आधी बुक पढ़नी पड़ती है हमारे को। आधी हम पढ़ चुके हैं और आधी हमें पढ़नी है। जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं वो तो समझ ही सकते हैं हमारा दुख। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फिर भी ठीक है। फिर आता है एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जिसका नाम है ज्यूरिस्प्रूडेंस। हाँ हाँ, ज्यूरिस्प्रूडेंस, नाम ही इतना प्यारा है, ज्यूरिस्प्रूडेंस। और जो पढ़ चुके हैं उन्हें भी पता है ज्यूरिस्प्रूडेंस का। वैसे तो पता नहीं होगा, क्योंकि ज्यूरिस्प्रूडेंस कभी समझ ही नहीं आया होगा शायद किसी को कि इसमें है क्या। पर हमारी मैम कहती है ज्यूरिस्प्रूडेंस इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ज्यूरिस्प्रूडेंस एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, समझे। कोई नहीं कहेगा ज्यूरिस्प्रूडेंस बोरिंग सब्जेक्ट है, नहीं तो मैम मारेगी। और फिर हमारे पास है कॉन्ट्रैक्ट। ये मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट की बुक तो नहीं है, पर मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट का बेयर एक्ट है। और मैं 4th सेमेस्टर में हूँ, तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट 2 है। कॉन्ट्रैक्ट 1 पढ़ चुके, पर कॉन्ट्रैक्ट इतना डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है नहीं। कॉन्ट्रैक्ट इज़ वेरी इजी सब्जेक्ट, और अगर इंटरेस्ट से पढ़ोगे तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ने में भाई, मज़ा आएगा। फिर तुम सोचोगे कि तुमने कहाँ एग्री, अच्छा मैंने भी एग्रीमेंट किया है। कॉन्ट्रैक्ट, हो सकता है तुमने भी कहीं किया हो गलती से, पर एग्रीमेंट, बेलमेंट, अरे भाई बेलमेंट क्या मज़ा आता है बेलमेंट। बेलमेंट पर कॉन्ट्रैक्ट में एक दिक्कत है, बेलमेंट और और साथ में आता है उसके, क्या आता है भाई, देखा ना पढ़ने का नतीजा याद ही नहीं है कि क्या आता है। वेट अ मिनट, हाँ याद करने दो। बेलमेंट बेल One eternity later. बेल अच्छा यस, प्लेज। बेलमेंट और प्लेज इतना सिमिलर है, कंफ्यूज हो जाओगी कौन सा बेलमेंट है कौन सा प्लेज है। पर मेरे को आता है क्योंकि मैंने वो अच्छे से समझा है, क्योंकि ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी है एक तरह से, कॉन्ट्रैक्ट 2। और फिर आता है आपका, फिर कन्फ्यूज़न, इंडेमनिटी, यस इंडेमनिटी। और सेकंड है आपका गारंटी। अब इसमें डिफरेंस बताओ भाई जी। पढ़ोगे ना बिल्कुल सिमिलर लगेगा, बिल्कुल कि इसमें तो कोई डिफरेंस है ही नहीं, पर है, कुछ नहीं कर सकते। और बाकी सब्जेक्ट की बात की जाए तो बाकी हमारे पास है लीगल इंग्लिश। लीगल इंग्लिश में मैगजीम्स है, लीगल लैंग्वेजेस है, लीगल मैगजीम्स, जैसे कि वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया। बताओ क्या होता है वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया।
लॉ स्टूडेंट को ही पता होगा, आपको तो पढ़ना पड़ेगा ना पहले, जैसे हमने पढ़ा है। मत पढ़ना। और उसके बाद बहुत सारी लीगल मैगजीन्स हैं, पढ़नी पड़ेगी तभी आएगी ना, बिना पढ़े तो देखो कुछ नहीं आता, जैसे मेरे को नहीं आ रहा है अभी। हमें होते हैं वैसे टोटल सब्जेक्ट होते हैं हमें 6 में से हमें कुछ नॉन लॉ सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ लॉ सब्जेक्ट्स होते हैं। नॉन लॉ सब्जेक्ट्स में जैसे कि आ गया इंग्लिश आ गया, इकोनॉमिक्स इंग्लिश पॉलिटिकल साइंस, ये आगे नॉन लॉ सब्जेक्ट्स। और लॉ सब्जेक्ट्स में हमारे पास आ गए जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस और कॉन्ट्रैक्ट। सबसे डिफ़िकल्ट बताऊँ, सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट जो मुझे खुद लगता है पर्सनली, सबसे डिफ़िकल्ट मुझे लगा अभी तक, क्या लगा, सोच रही हूँ क्या डिफ़िकल्ट रहता है, ज्यूरिस्प्रूडेंस कह सकते हैं आप। मतलब डिफ़िकल्ट तो है नहीं ज्यूरिस्प्रूडेंस, बस समझ नहीं आता है, सीधी सी बात है, समझ नहीं आता है ज्यूरिस्प्रूडेंस में है क्या। जैसे कि आपको कॉन्ट्रैक्ट में पता है कि क्या ही होगा, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड ही होगा। और जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड होगा, आर्टिकल्स ही होंगे। पर ज्यूरिस्प्रूडेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बंदा सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि ये कह क्या रहा है, कुछ समझ नहीं आता। कभी किसी चीज़ की बात करेगा, कभी किसी चीज़ की बात करेगा, कंफ्यूज ही होते रहोगे। इसलिए मारो रट्टा, खत्म बात, ज्यूरिस्प्रूडेंस पास। और अभी बोल सकते हैं कि कैसे पास होना है, पढ़ा तो मैंने भी अभी नहीं है और पेपर भी नहीं दिया है, पर फिर भी चलो भगवान भरोसे। अभी इंटरनल्स में 10/10 मार्क्स ज्यूरिस्प्रूडेंस में कैसे आए थे, रट्टा मार के, इसलिए मारो रट्टा ज्यूरिस्प्रूडेंस में। डोंट अंडर एस्टिमेट माई ड्राइंग स्किल्स। ये देखो मेरी ड्राइंग स्किल्स, कितनी अच्छी ड्राइंग आती है मुझे। हाँ, चलो पहले यार टाइम टेबल बना लेते। इस टाइम टेबल ने दिमाग खराब करके रखा है हमारा। वेट अ मिनट। सबसे पहले तो टाइम डिसाइड करते हैं सुबह का। मैं सच बताऊँ तो मैं उठती हूँ 8 बजे। 8 बजे उठ के टाइम तो बनेगा नहीं है कुछ, तो कल से उठना पड़ेगा 6 बजे। 6 ज़्यादा हो गया, नहीं 6:30 बजे। ठीक है 6:30 बजे, 6:30 बजे रखते हैं पहले उठने का टाइम। भाई किस्मत चाहती ही नहीं है कि मैं पढ़ूं। पेन भी खाली उठाया यार मैंने, क्या हाँ, क्योंकि मेरे को भाई ब्रेकफास्ट बनाना पड़ता है, खाना तो बाद की बात है ना यार। बनाने वाला भी कोई नहीं, बनाना भी खुद ही पड़ता है। फिर दिस इज़ आवर फाइनल टाइम टेबल। आप भी कॉपी कर सकते अगर आपको करना है। हा हा हा। टाइम टेबल तो हो गया, अब सेकंड स्टेप है कि अब अटेम्प्ट कैसे करें क्वेश्चन, मतलब एग्ज़ाम में, कि एग्ज़ामिनर का मतलब ध्यान ज़्यादा पड़े ही ना हमारे क्वेश्चन आंसर पे, क्वेश्चन तो क्या ही, सॉरी आंसर पे, कि वो हमारा आंसर मतलब बस देखे और सोचे कि नहीं इसको तो आता है। इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है जो मैं यूज़ करती हूँ। वो ये है कि जैसे कि आपको कोई क्वेश्चन दिया है, ठीक है, कि क्वेश्चन आया है व्हाट इज़ यूएन, यूनाइटेड नेशन। तो आपको यूएन के बारे में लिखना है 14 मार्क्स में। आपको मान लो कि आपको कम आता है यूएन के बारे में, आता तो है बट कम आता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक फ़्लो चार्ट बनाना है, बढ़िया सा फ़्लो चार्ट पूरे पेज में। और उसको बनाने का सही तरीका ये है। सबसे पहले मान लो कि आपने ये लिख दिया यूएन, यूनाइटेड नेशन, ठीक है। और उसके बाद मतलब आपको अच्छे से खींचना लाइन स्केल से। मेरे पास स्केल अभी उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध है पर दूर है, अभी इतना मैं उठ नहीं सकती। सबसे पहले तो आप इंट्रोडक्शन जो भी है लिख देना, हेडिंग्स ब्लैक पेन से, फिर मीनिंग, फिर जैसे यूएन के पर्पस लिखे हैं मैंने, पर्पस ऑफ यूएन, हैंड राइटिंग में जाना भी बेकार लिख रही हूँ, उसमें लिखती हूँ। फिर प्रिंसिपल्स ऑफ यूएन, ठीक है, ये आपने लिख दिया मान लो, यूएन और कंक्लूजन, कंक्लूजन। इतना फ्लो चार्ट तो सब बना लेते हैं, पर गलती ये है कि इतना नहीं बनाना है। जैसे पर्पस ऑफ यूएन है, पॉइंट में डाल दो, फर्स्ट पर्पस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जितने भी पर्पस है वो लिख दिए। और प्रिंसिपल्स ऑफ यूएन, फर्स्ट जैसे जनरल असेंबली है, और आप फिर जनरल असेंबली के अंदर सब पॉइंट्स भी लिख सकते हो कि मतलब थोड़ा बता सकते हो कि जनरल असेंबली में क्या है, कितना है वो। पर ध्यान रहे पैराग्राफ नहीं लिखना है, पैराग्राफ लिखोगे तो खिचड़ी बच जाएगी। बस पॉइंट्स में लिखना है, ये लिख दिया आपने। फिर सेकंड लिखा, जो सेकंड प्रिंसिपल है जैसे सिक्योरिटी काउंसिल, फिर उसके सब पॉइंट्स दे दिए। इससे आपका पेज भी अच्छे से, फ्रंट पेज भी कवर हो जाएगा अच्छे से, और जो एग्जामिनर होगा उसको भी देख के लेगा कि नहीं भाई इसको आता है। और इसका एक और प्रॉफिट है, वो आपको मैं बताती हूँ। तो एक और प्रॉफिट वो ये है कि
जैसे मान लो कि आपको क्वेश्चन नहीं आता, मतलब आपने अपने दोस्त से पूछ लिया और उसने आपको बता दिया मेन पॉइंट, ठीक है, और अभी आप कोई दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, नहीं दूसरा तो नहीं, मतलब आप यही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं पर अभी जो आपने पूछा है वो लास्ट वाला पार्ट है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे आपके दोस्त ने बताया फ्लो चार्ट में वो पॉइंट लिख दिए, अब आपको लिखना, आप तब तक तो आप भूल भी जाओगे कि क्या बताया था, इसीलिए दिमाग पहले ही लिखते ना कि ये आना है, ये पॉइंट्स है, तो बाद में आपको आसानी होगी, बार बार पूछने से आप बचेंगे। हाँ, धन्यवाद। ऐसे टिप्स और ट्रिक्स और जानने के लिए बने रहे मेरे साथ। मैं अपना बताऊं तो मैं यही फॉलो करती हूँ, क्योंकि मैं खुद भूल जाती हूँ पॉइंट्स, दूसरों से पूछ के नहीं, खुद खुद जो मेरे को याद होता है, इतने क्वेश्चंस देख के भाई बंदा हड़बड़ा जाता है कि इसमें क्या, तो मैं पहले ही फ्लो चार्ट में सारे पॉइंट एकदम लिख देती हूँ, ताकि अगर टाइम भी कम हो, और ये भी इसका प्रॉफिट है कि अगर आपके पास टाइम भी कम हो, सोचने के लिए ज़्यादा टाइम ना हो, जो आपको आपने पहले लिख दिए हैं पॉइंट्स, बस पीछे से देखना है कि अच्छा ये पॉइंट है, बस ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, काम आसानी से हो जाता है। और आपने ये जो मैंने आपको फ्लो चार्ट वाली ट्रिक बताई है, ये ज़रूर आजमाना, आपको पक्का आसानी मिलेगी। कुछ लोग तो करते भी होंगे, पहले से भी करते होंगे, पता ये मेरे साथ पर्सनली मेरे साथ हुआ है ये, पर हुआ था इंटरनल एग्ज़ाम्स में, पर चलो मैं नहीं बताऊंगी कहाँ हुआ था। सो इट्स टाइम टू अ ब्रेक। आराम कर लो, कोई बात नहीं, माना 1 हफ्ता है बस तुम्हारे पास, मेरे पास भी मतलब, पर यार आराम करना ज़रूरी है। अब क्या मतलब बंदा आराम भी ना करे, 1 हफ्ता है तो क्या अब सांस भी ना ले वो। चलो आराम कर लो आप लोग, मैं भी कर लेती हूँ। और अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, मेरा शॉर्ट ब्लॉग, मेरा छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग अगर आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर देना यार, प्लीज़ प्लीज़, इतना तो कर ही सकते हो आप, प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।